राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक शिक्षक ने देखा कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी बार बार गलतियां दोहरा रहे हैं। थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। उसे गलतियों पर दंड देना चाहिए। बी ऑप्शन है, सही उत्तर मिलने पर पुनर्वलन देना चाहिए। सी है, बार बार अभ्यास कराना चाहिए। या फिर डी, बच्चों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर मिलने पर पुनर्वलन देना चाहिए। इसकी जरा हम व्याख्या भी देख लेते हैं। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता है कि यदि किसी कार्य के परिणाम सुखद होते हैं तो उसे दोहराया जाता है, इसलिए सही उत्तर मिलने पर बार बार क्या देना चाहिए? पुनर्वलन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी गणित में बार बार असफल हो रहा है और मानने लगा है कि वह कभी गणित नहीं सीख सकता। यह किस स्थिति को दर्शाता है? इसके ऑप्शन है, पहला आत्मनियंत्रण, दूसरा है आत्म प्रभावकारिता, तीसरा है सीखी हुई असहायता, या फिर चौथा है आत्मसिद्धि। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीखी हुई असहायता। सीखी हुई असहायता किसे कहा जाता है? इसका ज़रा हम व्याख्या देखते हैं। देखिए, जब कोई बच्चा यह मान लेता है कि वह चाहे जितना प्रयास कर ले लेकिन असफल ही होगा, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीखी हुई असहायता कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने बच्चों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालो। यह किस पद्धति का उदाहरण है? इसके ऑप्शन हैं, यह व्याख्यान पद्धति का उदाहरण है, यह खोज परक अधिगम है, यह स्मरण अधिगम है, या फिर ये अनुकरण अधिगम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यह क्या है? खोज परक अधिगम। खोज, प्रयोग और निष्कर्ष स्वयं निकालने को क्या कहा जाता है? खोज परक अधिगम। जब बच्चे स्वयं प्रयोग और निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहा जाता है खोज परक अधिगम। इसे किसने महत्व दिया था? इसे ब्रूनर ने महत्व दिया था। अगला प्रश्न है, एक बालक गणित में अच्छा है लेकिन भाषा में क्या है? कमजोर है। गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शन हम देखते हैं। केवल उसे गणित पर ध्यान देना चाहिए, केवल भाषा पर ध्यान देना चाहिए, दोनों क्षेत्रों में उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए, या फिर तुलना करके अंक देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है शिक्षक को बच्चे के दोनों क्षेत्रों में उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराना चाहिए। इसकी व्याख्या देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए शिक्षक को गणित और भाषा दोनों क्षेत्रों में क्षमता अनुसार काम कराना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक असंतुलन कब उत्पन्न होता है? इसके ऑप्शन हैं, जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल खाती है, या फिर जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती है, तीसरा ऑप्शन है जब अभ्यास बहुत अधिक होता है, और चौथा है जब पुनर्वलन मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती है। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी है, देखिए, जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से मेल नहीं खाती तो बच्चे के मन में क्या होता है? असंतुलन पैदा हो जाता है। यह क्या कहलाता है? यह संज्ञानात्मक असंतुलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से, दूसरा है वाइगोत्स्की के सहायक अधिगम से, तीसरा है स्किनर के प्रचालन अनुबंधन से, या फिर फ्राइड के व्यक्तित्व विकास से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
वाइगोत्स्की के सहायक अधिगम से इसका संबंध है। वाइगोत्स्की के अनुसार इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे को जब कठिन कार्य करने में शिक्षक या सहपाठी अस्थायी मदद दें। इसका मतलब जब बच्चा कोई कठिन काम करता है तो उसके शिक्षक या उसके दोस्त जब उसे मदद करते हैं और जब वह बच्चा धीरे धीरे अपने कार्य को करने में दक्षता लेने लगता है तो वो टीचर और या फिर उसके दोस्त धीरे धीरे उसकी मदद करना कम कर देते हैं। तो इसे ही क्या कहा जाता है? इसके फोल्डिंग। और इसका अगर हम एक तरह से दूसरी मीनिंग देखें तो सपोर्ट देना एक तरह से इसकी मीनिंग निकलता है। हल्का सा सहारा दिया जाता है जब किसी बच्चे को कुछ काम करने में। अगला प्रश्न है, एक बच्चा लगातार कक्षा में प्रश्न पूछता है, नए विचार प्रस्तुत करता है और प्रयोग करना चाहता है, तो यह किसका लक्षण है? इसके ऑप्शन हैं, पहला है अनुशासनहीनता, दूसरा है जिज्ञासा और सृजनात्मकता, तीसरा है अनुकरण और चौथा है असहायता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासा और सृजनात्मकता। बार बार प्रश्न पूछना, नए विचार प्रस्तुत करना और प्रयोग करना किसके अंदर आते हैं? ये जिज्ञासा और सृजनात्मकता के ये लक्षण हैं, ना कि किसके? अनुशासनहीनता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समूह बनाता है और उसी अनुसार क्या करता है? शिक्षण करता है, तो ये किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन देखेंगे हम। विभेदित शिक्षण के हैं ये उदाहरण, दूसरा है परंपरागत शिक्षण के हैं, तीसरा है अनुशासन और चौथा है मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विभेदित शिक्षण। देखिए, विभेदित शिक्षण किसे कहा जाता है? जब शिक्षक बच्चों के स्तर के अनुसार समूह बनाकर पढ़ाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? विभेदित शिक्षण। अगला प्रश्न देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जिसे सीसीई का कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन हैं, बच्चों को कम अंक देना, दूसरा है केवल परीक्षा को महत्व देना, तीसरा है बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना या फिर चौथा है अनुशासन बनाए रखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के समग्र विकास का आकलन करना। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का मुख्य उद्देश्य केवल परीक्षा लेना ही नहीं होता है, बल्कि बच्चों का क्या होता है? समग्र विकास का आकलन करना। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसके ऑप्शन हैं, एरिक्सन, फ्रायड, पियाजे या फिर स्किनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? मनुष्य का जो व्यक्तित्व का, इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है केवल जैविक विकास से ही डेवलप नहीं होता है, बल्कि इसके लिए समाज और वातावरण के साथ उसके जो रिश्ते होते हैं उनमें सामंजस्य बने रहे। इसमें देखिए, इसकी व्याख्या है, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें जीवन के अलग अलग चरणों पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संकट बताए हैं। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अवस्था कब होती है? इसके ऑप्शन है, जन्म से 1 वर्ष तक, बी है 1 से 3 वर्ष तक, सी है 3 से 6 वर्ष तक और डी है 6 से 12 वर्ष तक। तो जो ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट अवस्था है वो है ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 1 वर्ष तक। देखिए, एरिक्सन ने क्या बोला है, इनके अनुसार जन्म से 1 वर्ष तक की अवस्था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहलाती है, जिसमें बच्चे को सुरक्षा और देखभाल की आवश्यकता होती है। जन्म से 1 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो एकदम से अपने माता पिता या फिर अपने जो भी परिवार के जो घनिष्ठ लोग होते हैं उनके अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते हैं। कुछ बच्चे तो केवल अपनी माँ और पापा पर ही विश्वास रखते हैं, किसी दूसरे पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं।
अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के पूर्व संवैधानिक स्तर में क्या बच्चा क्या सोचता है? इसके ऑप्शन देखिए। ये नियम समाज की भलाई के लिए हैं, नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए, नैतिकता न्याय पर आधारित है, और डी है नियम सभी के लिए समान होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। इसका देखिए, कोहलबर्ग के पूर्व संवैधानिक स्तर पर बच्चा नियमों का पालन क्या करता है? दंड से बचने या पुरस्कार पाने के लिए ही करता है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या मानी जाती है? इसके ऑप्शन हैं शिक्षकों की कमी, समाज की पारंपरिक धारणाएं, पाठ्यपुस्तकें या फिर विद्यालय भवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समाज की पारंपरिक धारणाएं। बालिका शिक्षा की सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या है? समाज की पारंपरिक धारणाएं। जैसे क्या सोचते हैं कुछ लोग कि लड़कियां केवल घर का ही काम करेंगी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? इसके ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग बैठाना, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, या फिर बच्चों को प्रतियोगिता कराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। देखिए, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है कि वह सभी बच्चों की विभिन्न जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ाए। अगला प्रश्न है, सतत अधिगम में फीडबैक की क्या भूमिका है? केवल अंक देना, त्रुटियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन देना, बच्चों को दंडित करना, या फिर बच्चों को अनदेखा करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रुटियों को सुधारने और बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन करना। देखिए, फीडबैक का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं बल्कि त्रुटियों को सुधारना और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देना। अगला प्रश्न है, एक बालक बार बार कक्षा में अनुशासनहीनता करता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक के लिए क्या उस समय सही रहेगा ये हमें बताना है कि शिक्षक उसे तुरंत दंड देगा। पहला ऑप्शन है तुरंत दंड देना चाहिए, दूसरा है उसके व्यवहार के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए शिक्षक ने, सी है उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, डी है उसे प्रधानाचार्य को सौंप देना चाहिए। तो इस पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, उसके व्यवहार के कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए किसी शिक्षक ने। देखिए, यदि बच्चा अनुशासनहीनता करता है तो शिक्षक को उसके व्यवहार के पीछे का कारण समझना चाहिए ताकि सही समाधान निकाला जा सके। अगला प्रश्न है, रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका क्या है? इसके ऑप्शन हैं ज्ञान का स्रोत, मार्गदर्शक और सहायक है शिक्षक, कठोर अनुशासन करता है शिक्षक, या फिर केवल परीक्षा लेने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक और सहायक। रचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक होता है जो बच्चों को ज्ञान निर्माण में मदद करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम शैलियों का तात्पर्य है? इसके ऑप्शन हैं सभी बच्चे एक ही तरीके से सीखते हैं, बी है हर बच्चे की सीखने की अलग रुचि और तरीका होता है, सी है बच्चों को केवल रटने से पढ़ाना, और डी है बच्चों को अनुशासित करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हर बच्चे की सीखने की क्या होती है? अलग अलग रुचि होती है और अलग अलग तरीका भी होता है। अधिगम शैलियों का अर्थ है हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, जैसे कोई सुनकर, कोई देखकर, कोई उसे कर कर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को समूह में कार्य कराया, इससे क्या लाभ होगा? इसके ऑप्शन है केवल तेज बच्चे उससे सीखेंगे, बी है बच्चों में सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास होगा, सी है बच्चों में अनुशासन कम होगा, और डी है परीक्षा के अंक बढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में इससे क्या होगा? सहयोग और सामाजिक विकास का जो कौशल है वो बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों को असफल घोषित करना,
बी है विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारना, सी है केवल ग्रेड देना, चौथा है अनुशासन बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के अधिगम को सुधारना। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया को क्या है, सुधारना है, न कि उन्हें असफल घोषित करना। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन हैं विद्यार्थियों की कमजोरियों को उजागर करना, बी है विद्यार्थियों की क्षमताओं और विशेषताओं को समझना, सी है विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना और डी है विद्यार्थियों को दंडित करना। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों की क्षमताओं और विशेषताओं को समझना। देखिए, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों की क्षमताओं और विशेषताओं को समझना है। अगला प्रश्न है यदि कोई बच्चा कक्षा में बहुत शर्मीला है और उसके मित्रों से वो नहीं मिलता जुलता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है इसके, उसे डांटना चाहिए, उसे उपेक्षित करना चाहिए, उसे समूह गतिविधियों में शामिल करना चाहिए या फिर उसे अलग बैठाना चाहिए। तो सही है उसका ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या करना चाहिए, समूह की जो गतिविधियां हैं उसे उसमें शामिल करना चाहिए ताकि क्या हो सके, उसका आत्मविश्वास बढ़ सके। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल बुद्धि परीक्षण करना, दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया को समझकर शिक्षा को प्रभावी बनाना, तीसरा है बच्चों की तुलना करना और चौथा है केवल परीक्षा परिणाम निकालना। इसका सही है आंसर अधिगम की प्रक्रिया को समझकर शिक्षा को प्रभावी बनाना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है अधिगम की प्रक्रियाओं को समझकर शिक्षा को प्रभावी बनाना, न कि केवल बच्चों की तुलना करना। अगला प्रश्न है जब कोई बच्चा अपने अनुभव से सीखता है तो इसे क्या कहा जाता है। संज्ञानात्मक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम या फिर अनुकरण अधिगम। तो इसका सही आंसर है अनुभवात्मक अधिगम। तो बच्चा जब स्वयं अनुभव से सीखता है तो इसे क्या बोलते हैं, अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक यह कहता है कि हर बच्चा विशेष है और उसकी अलग अलग आवश्यकता है तो यह किस सिद्धांत से जुड़ा है। समान अवसर से, व्यक्तिनिष्ठ भिन्नता से, सामाजिक विकास से या फिर समूह अधिगम से। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिनिष्ठ भिन्नता। इसमें क्या है, देखिए हर बच्चा क्या है, विशेष, तो यह सिद्धांत व्यक्तिनिष्ठ भिन्नता से जुड़ा हुआ है। आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको पेडागोजी के ये क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।